सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ 2 लहासा की ओर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राहुल शांकृत्यायन। लेखक परिचय। हिंदी साहित्यकार राहुल शांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये कनैला गांव के मूल निवासी थे। उनका मूल नाम था केदार पांडे। उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उनका नाम राहुल शांकृत्यायन हो गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के जानकार होने के कारण उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं। राहुल शांकृत्यायन एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में लेखनी चलाई। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी ने लगभग 150 पुस्तकों की रचना की है। साहित्यिक विशेषताएं। राहुल शांकृत्यायन का यात्रा वृत्त लेखन में अन्यतम स्थान है। अपने घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से उन्होंने मंजिल के स्थान पर घुमक्कड़ यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। इससे होने वाले लाभों का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी परिचय होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन का भी सुंदर चित्रण किया है। पाठ परिचय। लहासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें राहुल शांकृत्यायन ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। लेखक सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। उन दिनों भारतवासियों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने भिखमंगे का ढोंग करके यह यात्रा की। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बड़े ही रोमांचकारी ढंग से किया है। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ 2 लहासा की ओर। हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें
इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। कठिन शब्दों के अर्थ। व्यापारिक। व्यापारिक शब्द का अर्थ है व्यापार से संबंधित। चौकियां। चौकियां शब्द का अर्थ है सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने। पलटन। पलटन का अर्थ है सेना। बसेरा। बसेरा का अर्थ है रहने का स्थान, निवास। आबाद। आबाद शब्द का अर्थ है बसा हुआ, जहां लोग रहते हैं। परित्यक्त। परित्यक्त का अर्थ है छोड़ा हुआ। फरी कलिंगपोंग। फरी कलिंगपोंग यह एक भारत से तिब्बत जाने का नया रास्ता है। अर्थात इस गद्यांश में लेखक राहुल शांकृत्यायन ने नेपाल तिब्बत मार्ग के महत्व पर प्रकाश डाला है। वे नेपाल तिब्बत मार्ग के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। इसी मार्ग से होकर सेनाएं भी आती जाती थी। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। कठिन शब्दों के अर्थ। निम्न श्रेणी। निम्न श्रेणी का अर्थ है घटिया प्रकार। अपरिचित। अपरिचित शब्द का अर्थ है अनजान। मतकर। मतकर का अर्थ है बुला घिसाकर। अर्थात लेखक राहुल शांकृत्यायन ने इस गद्यांश में तिब्बत के सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। ये तिब्बत के लोगों के जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयां हैं। यहाँ जाति पात और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अनजान व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती हैं। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चोंगी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में परोसी जाती है।
परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे, फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। राहदारी का अर्थ है यात्रा करने का कर। चिट का अर्थ है पर्ची। भद्र का अर्थ है भला। बेस का अर्थ है कपड़े। मनोवृत्त का अर्थ है मन की भावना। छंग का अर्थ है मदिरा जैसा एक पेय पदार्थ। दुरुस्त शब्द का अर्थ है ठीक ठाक। सुमति यानी लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जंगसेक था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। डाड़ा शब्द का अर्थ है ऊंची जमीन। थोंगला का अर्थ है तिब्बती सीमा का एक स्थान। अर्थात इस गद्यांश में लेखक अपने ठहरने के प्रबंध के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष चीनी किले से मैं चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, यानी रास्ता चलने का कर मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर वहां आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के बेस में यात्रा पर थे। अब हमें सबसे विकट डाड़ा थोंगला पार करना था। डाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनकी दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते गोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी,
पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ। विकट शब्द का अर्थ है कठिन। निर्जन शब्द का अर्थ है एकांत। परवाह शब्द का अर्थ है चिंता, थिक। पड़ाव का अर्थ है ठहरने का स्थान। अर्थात इस गद्यांश में लेखक ने डाड़ा थुंगला के जंगल एवं खतरनाक स्थल का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि डाड़े तिब्बत के सबसे खतरनाक स्थल है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं पड़ते। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कोड़ों के कारण बहुत दूर तक आदमी के दर्शन नहीं होते। अत्यधिक ऊंचाई और निर्जनता के कारण ये चोरों डकैतों के लिए प्रिय जगह है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी व्यय नहीं करती। पुलिस सुरक्षा आदि के प्रबंध नगण्य होने से यहाँ पर हत्या की वारदातें प्रायः होती रहती हैं। यहाँ डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ पर लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। लेखक और सुमित को डाकुओं से उतना डर नहीं था, क्योंकि ये लोग भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। जहाँ कहीं भी वह खतरनाक स्थिति देखते, टोपी उतारकर जीभ निकालकर दया की भीख मांगने लगते। उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई पर स्थित लंगकोर की यात्रा करनी थी। वे लंगकोर की चढ़ाई घोड़े की सवारी करके पूरी की। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। कठिन शब्दों के अर्थ। श्वेत शिखर। श्वेत शिखर का अर्थ है सफेद चोटियां। भीटे शब्द का अर्थ है टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। अर्थात इस गद्यांश में लेखक अपने घोड़े की सवारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगले दिन 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंगकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थीं। भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ थी न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर
डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सिंगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं 2 विकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमत इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमत को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे जजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। कठिन शब्दों के अर्थ। रास्ता फूटना। रास्ता फूटना का अर्थ है नया रास्ता शुरू होना। कंडे। कंडे का अर्थ है गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं। सत्तू। सत्तू का अर्थ है भुने हुए अन्न, जौ चना का आटा। थुप्पा। थुप्पा का अर्थ है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। डॉन क्विक्सोतो। डॉन क्विक्सोतो यानी स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्सोटो का नायक जो घोड़े पर चलता था। अर्थात लेखक अब उतराई पर थे। अब उतराई आ गई। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह और पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते जाते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए। सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुप्पा खाने को मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही जजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने जजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो
उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमत ने स्वीकार किया। कठिन शब्दों के अर्थ। टापू। टापू का अर्थ होता है पानी में उठा पर्वत। समाधिगिरी। समाधिगिरी का अर्थ है वह पहाड़ी जिस पर समाधि बनी हुई है। चीरी। चीरी का अर्थ है फाड़ी हुई या चीर कर बनाई हुई। गंडा। गंडा का अर्थ है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। भरिया। भरिया का अर्थ है सामान उठाकर ले चलने वाला या भारवाहक। ललाट। ललाट का अर्थ होता है माथा। बर्फ होना। बर्फ होना का अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा होना। जागीरदार। जागीरदार का अर्थ है जागीरों के मालिक। बेगार। बेगार का अर्थ है बिना मेहनताना लिए काम करने वाला मजदूर। भिक्षु। भिक्षु का अर्थ है बौद्ध अनुयायी। भेष। भेष का अर्थ है वेशभूषा या कपड़े। हस्तलिखित। हस्तलिखित का अर्थ है हाथ से लिखी हुई। पोथियां। पोथियां का अर्थ है किताबें। अर्थात इस गद्यांश में लेखक तिंगरी समाधिगिरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे मैं तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचा, जिसके चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। इस विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी। इसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमत के जजमान रहते थे। सुमत अपने जजमानों से मिलने सब जगह जाना चाहते थे, जिससे कि वे गंडे पहुंचा सके। गंडे कपड़े की पतली पतली चीरी हुई पत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे लोग और कपड़ों से गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमत को आसपास के गांवों में न जाने के लिए राजी कर लिया। लेखक ने सुमत से कहा कि इसके लिए वह लहासा पहुंचकर उसे रुपए दे देगा। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। कठिन शब्दों के अर्थ। भरिया। भरिया शब्द का अर्थ है सामान उठाकर ले चलने वाला या भारवाहक। ललाट। ललाट का अर्थ है माथा। बर्फ होना। बर्फ होना का अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा होना। अर्थात लेखक तिब्बत की तेज धूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैं सुमत के साथ आगे बढ़ा तब 10-11 बज रहे थे। धूप बड़ी तेज थी। उसने अनुभव किया कि तिब्बत की धूप यूं तो बहुत तेज जलाने वाली कड़ी धूप थी, परंतु यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढांप लिया जाए तो गर्मी खत्म हो जाती है। मजे की बात यह है कि 2 बजे की धूप में
मजे की बात यह है कि 2 बजे की धूप में आपका खुला माथा तो आग सा जलने लगता है और पीछे का कंधा ठंड से बर्फ जैसा लगता है। लेखक ने धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा डाला, पीठ पर अपनी चीजें लादी और डंडा हाथ में लेकर फिर यात्रा आरंभ कर दी। यद्यप सुमत के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और जजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने जजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। कठिन शब्दों के अर्थ। जागीरदार। जागीरदार का अर्थ है जागीरों के मालिक। बेगार। बेगार का अर्थ है बिना मेहनताना लिए काम करने वाला मजदूर। भिक्षु। भिक्षु का अर्थ है बौद्ध अनुयायी, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग। भेष। भेष का अर्थ है वेशभूषा या कपड़े। हस्तलिखित। हस्तलिखित का अर्थ है हाथ से लिखी हुई। पोथियां। पोथियां का अर्थ है किताबें। अर्थात इस गद्यांश में लेखक राहुल शंकरित्यायन ने शेखर विहार के जमीन, वहां के मठों, बौद्ध मंदिरों का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बड़ा भाग मठों, बिहारों के हाथ में है। हर एक जागीरदार अपनी अपनी जागीर में बेगारी के मजदूरों से खेती कराता है। जागीर की खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। लेखक और सुमत से वे बड़े प्यार से मिले। लेखक का वेश यद्यपि भिखमंगे का सा था, फिर भी लेखक ने भिक्षु से ऐसे ही व्यवहार की कल्पना की थी। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां संरक्षित थी। लेखक ने अपना आसन वहीं जमा लिया। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम वजन की नहीं थी। लेखक उन पुस्तकों में डूब गया। सुमति ने मौका देखकर अपने जजमानों के पास जाने के लिए पूछा, तो लेखक ने उसे अनुमति दे दी। वह गया और उसी दिन दोपहर बाद लौट आया। अगले दिन वे लोग भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए।